Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh from Faculty of Education, Banaras Hindu University. Today we are here to deliver fifth lecture related to the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this lecture is Characteristics of Good Instructional Objectives. प्यारे अधिगमकर्ताओं, आज हम लोग कोर्स उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल से संबंधित 5वां व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है अच्छे अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विशेषताएं। इसके अंतर्गत जो सम्मिलित विषय वस्तु है वो 8 भागों में बांटी गई है। The table of contents related to this lecture has been distributed in 8 parts. Part 1 is introduction, followed by second an effective instructional objective. Third one is importance of instructional objectives. The fourth part focuses on steps of writing instructional objectives, and fifth part is focused on characteristics of good instructional objectives. Sixth one is related to common pitfalls to avoid. And seventh one is the ABCD model of writing objectives, followed by the last part, that is number 8, conclusion. So let us begin with the introduction. Introduction has been reflected in three common points. Creation of an effective instructional objective is essential for guiding teaching and learning both processes. संक्षेप में कहा जा सकता है कि परिचय के रूप में यदि कहा जाए तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षण एवं अधिगम दोनों ही प्रक्रियाओं को वह सुगम रूप से एक दिशा प्रदान करते हैं। दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य एक संरचना का कार्य भी करते हैं जिससे एजुकेटर्स को दिशा मिलती है और उस दिशा के अनुरूप वह अनुदेशन का नियोजन और आकलन का नियोजन कर सकते हैं। वह मूल रूप से योजना निर्माण, व्याख्यान प्रस्तुति, साथ ही आकलन करने के तौर तरीके और शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप अपनी कार्य प्रणाली को कक्षा के संदर्भ में नियोजित करते हुए क्रियान्वित करते हैं। और तीसरा पक्ष यह कहा जा सकता है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मूल रूप से विद्यार्थियों के लिए भी एक स्पष्ट निर्देश का कार्य करते हैं, जिससे विद्यार्थी को भी ये पता रहता है कि वह निश्चित अनुदेशन प्राप्त करने के बाद किस प्रकार के व्यवहार को परिलक्षित कर पाएगा। So in a nutshell, we can say that instructional objectives also act as framework for educators to design instruction and assessments. Basically, they guide educators for several purposes like planning, delivering and assessing instruction, and also ensuring alignment with educational goals. On the other hand, we also find that it is also useful for students because they get a clear picture of various types of expectations from themselves at the end of instruction. With this brief introduction, let us proceed to the parts 2. What is an effective instructional objective? To summarize, an effective instructional objective is specific, measurable, and focuses on the desired outcome observable in the behavior of the learner. हम कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली अनुदेशात्मक उद्देश्य मूल रूप से सटीक होता है, मापन योग्य होता है एवं वांछित प्राप्य उद्देश्यों और व्यवहारों पर केंद्रित होता है, जो कि विशेष रूप से अधिगमकर्ता अथवा विद्यार्थी के
व्यवहार में अवलोकन के फलस्वरूप जाना जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह प्रभावशाली अनुदेशात्मक उद्देश्य का विशिष्ट लक्षण है। In the third part, let us focus on the importance of instructional objectives. अनुदेशात्मक उद्देश्यों का उद्देश्य भी मूलतः इसकी परिभाषा में ही छुपा हुआ है, जिसपे अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों में स्पष्टता होनी चाहिए। जो अधिगमकर्ता अथवा विद्यार्थी है वह स्पष्ट रूप से अपने प्रति भी क्या अपेक्षा रखता है, यह स्पष्टता अनुदेशात्मक उद्देश्यों से निकल करके आती है। अलाइनमेंट, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां और आकलन के तरीके हम समय समय पर कक्षा में उपयोग में ले आते हैं। तो यह शिक्षण विधियां और आकलन के तरीके एक दूसरे से समन्वित होना चाहिए, जो कि विषय वस्तु को संज्ञान में रख करके ही नियोजित किए जाते हैं। एवं विशेष तौर पे अनुदेशात्मक उद्देश्य हमें सक्षम बनाते हैं कि किस प्रकार से विषय वस्तु को शिक्षण विधियों एवं आकलन के तरीकों के साथ हम समन्वित कर सकें। जो तीसरा पक्ष है वो मूल्यांकन से संबंधित है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कक्षा में शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने के लिए मापन की विशेष प्रणाली का उपयोग किया जाता है, और यही मापन ये सुनिश्चित करता है कि हमारा अनुदेशन कितना प्रभावशाली है। तो यहाँ यह दो प्रकार के कार्यों को संपादित कर रहा है। एक तो विद्यार्थी की प्रगति का आकलन एवं मापन कर रहा है, उसके साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि शिक्षक के लिए भी यह मूल्यांकन का कार्य कर रहा है, जिससे कि शिक्षक स्वतः प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है कि उसकी समस्त प्रणाली उसके लिए कितनी प्रभावी है या कितनी उपयोगी है। In a nutshell, we can say that instructional objectives not only provide clarity and provide clear expectations for learners, but also it is helpful for the teacher at the same time for proper alignment between the content, the teaching methods, and assessments to be utilized by the teacher in the classroom. And simultaneously we see that it serves dual-fold purpose for student as well as the teacher, because a student is able to know his progress and a teacher is able to measure the progress of the student. At the same time, it is also useful for the teacher in the sense that a teacher is able to get appropriate feedback regarding effectiveness of his or her own instruction in the classroom. Hence, let us proceed to the fourth and most important aspect of this particular lecture, that is related with the steps of writing instructional objectives. विभिन्न प्रकार के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु हमको विभिन्न चरणों को संज्ञान में लाना पड़ता है। इन चरणों के अनुरूप हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहला पक्ष तो ये है जिसके अंतर्गत हम वांछित प्राप्तियों को विशेष तौर पे पहचानते हैं और पहचान करके ये तय करते हैं कि निश्चित अनुदेशन को प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थी के अंतर्गत क्या परिवर्तन आ सकते हैं। उन्हीं परिवर्तनों को हम लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं। इसके साथ ही हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग अनुदेशन को लिखने के लिए किया जाता है। इन क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग इसलिए भी किया जाता है जिससे हम कि विद्यार्थी के व्यवहारों का अवलोकन कर सकें, एवं अवलोकन से यहाँ स्पष्ट तात्पर्य है कि मात्र अवलोकन ही न कर सकें बल्कि अवलोकन पर आधारित मापन भी कर सकें। इसलिए हम कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं का उपयोग करते हैं, जैसे वर्णन करना, विश्लेषण करना, निर्माण करना, और इन क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करते हैं।
विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किन्हीं चीजों का वर्णन कर पाते हैं, किसी चीज का जो है विश्लेषण कर पाते हैं, तो इनको हम संज्ञान में रखते हैं। इसी तरह से लेखन के दौरान जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि निश्चित परिस्थितियों में निश्चित प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखने के समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में विद्यार्थी किस तरह का व्यवहार कर पाएगा। एक उदाहरण में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि यदि एक नक्शा उन्हें उपलब्ध कराया जाए तो वो निश्चित प्रकार का उत्तर दे सकेंगे, निश्चित प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर सकेंगे। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लेखन के संदर्भ में हमें यह भी देखना है कि किस सटीकता के साथ एवं किस आधार को ध्यान में रखते हुए कितनी सटीकता के साथ विद्यार्थी अपने व्यवहारों को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि लगभग 90% सटीकता के साथ, तात्पर्य है कि जो चीजें बताई गई हैं कक्षा में, जो समझाई गई हैं कक्षा में, जो प्रदर्शित की गई हैं कक्षा में, वह प्रदर्शन के उपरांत 90% सटीकता के साथ अपनी बातों को स्पष्ट रूप से वर्णन कर पाएगा, उनका विश्लेषण कर पाएगा, उनका निश्चित चीजों का निर्माण कर पाएगा। तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को भी हमको अनुदेशात्मक उद्देश्यों में शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से अनुदेशात्मक उद्देश्य और प्रभावी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि भविष्य का हमको संदर्भ लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि निश्चित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद, जैसे अनुदेशन का कक्षा में जब तक घटित नहीं होने की प्रक्रिया होगी, बिना उस घटना के हम किसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेखन में हमको भविष्य काल के संदर्भ में ही उसको लिखना चाहिए। सो briefly we can say that while writing instructional objectives, the student should be careful, the teacher should be careful, and they should also understand the purpose of instructional objectives. The instructional objectives are always to be written in the future tense with respect to identification of desired learning outcomes, what students should know or they should be able to do post instruction has to be specified. Secondly, it has also to be ensured that while writing we use action verbs, appropriate action verbs are to be used. For example, here it has been written that these verbs should be observable and measurable. For example, certain actions like describe, analyze, construct, they reflect particular type of observable behavior and also measurable behavior. Third aspect is related with specification of conditions, which reflects that ultimately under what conditions a student will be able to perform particular type of activity. For example, here it has been written that given a map, a student will be able to describe certain things. Given a map, a student will be able to analyze certain things. So condition should be specified. Fourth aspect is related to the performance criteria. They define the standards for acceptable performance. For example, instructional objectives should also specify as to what accuracy student will be able to perform particular activity after the instruction is over. For example, here it has been written that after performance of instruction in the classroom or occurrence of demonstration in the classroom or occurrence of certain activities in the classroom, student will be able to describe certain thing with 90% accuracy. So these things should be taken sufficient care while writing instructional objectives, and if you are careful as a teacher, then you will be able to work ahead in a more systematic and planned manner and design your instruction accordingly.
at the end of the instruction, you will be able to properly observe and measure various types of behaviors of the students, which can be utilized to take feedback for designing further lessons and so on. Let us come to the point number 5, that is related with the characteristics of good instructional objectives. एक अच्छे अनुदेशात्मक उद्देश्य के कौन से गुण होते हैं, इन गुणों की बातचीत इसमें हम करेंगे। Number 1, a good instructional objective should be specific and student centered. It means it should clearly define the expected outcome without ambiguity. It should focus on what the learner will achieve and not what the instructor will teach. Please note it in particular. The good instructional objective has to ensure that it should focus on what the learner will achieve and not what the instructor will teach. Now, second point is that it should be measurable. It means it should include observable actions or products that allow for assessment of achievement. And number 3, it should be attainable. It means once the instruction is over, it means the thing should be reflected in the behavior of the learner or student. It should be realistic, based on realistic expectations, considering students' prior knowledge, abilities, and available resources. It means while designing instructional objectives, you should also be careful that it should be based on the previous knowledge of the learners, their previous abilities, and the various types of resources available with the learner and in his surroundings. And fourth point, which is about a good instructional objective, is that it should be relevant. It means it should align with broader course or program goals and applicable to the real world context. It should not be something which is unrealistic, which is not related to his context and the subject context and the realities available around the learner in the classroom or the outside the classroom. And the fifth specific point regarding good instructional objective is that it should be time bound. It means it should specify the time frame when the objective should be achieved. We can also summarize these points specifically in Hindi in this manner. हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा अनुदेशात्मक उद्देश्य सटीक होना चाहिए और विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, उसमें द्वय नहीं होना चाहिए, उसका केंद्र मूल रूप से विद्यार्थी ही होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्य पक्षों का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से किया जा सके एवं विशेष तौर पे अनुदेशन देने वाले के शिक्षण के संदर्भ में ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि यह मापनीय होना चाहिए। तात्पर्य है कि अवलोकित किए जाने योग्य क्रियाओं एवं उत्पादों को चिन्हित करना पे आधारित होना चाहिए एवं आकलन की उपलब्धि को, या कह सकते हैं कि उपलब्धि का आकलन आसानी के साथ किया जाने योग्य होना चाहिए, प्राप्य होना चाहिए। प्राप्य होने से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रख के, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख के, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को ध्यान में रख करके ही इसका निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी के संदर्भ में यह एक कपोल कल्पना न हो बल्कि यह प्राप्य यथार्थ हो। इसके साथ ही एक अच्छे अनुदेशात्मक उद्देश्य को प्रासंगिक भी होना चाहिए। तात्पर्य है कि जो भी कार्यक्रम है या जो भी व्याख्यान है, जो भी विषय वस्तु है, उनके बृहत लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। जो हमारे समक्ष चारों तरफ विश्व यथार्थ है, जो कॉन्टेक्स्ट यथार्थ है,
उससे संबंधित होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत यह प्राप्य होना चाहिए। तात्पर्य है कि समय सीमा स्पष्ट होनी चाहिए, जिस समय सीमा के अंतर्गत निश्चित प्रकार के कार्य को पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यह कुछ अच्छे अनुदेशात्मक उद्देश्यों के विशेष गुण हैं। इसी प्रकार से इन गुणों में हम ये कह सकते हैं, it can be summarized in this manner also. They have to be specific, they have to be measurable, they have to be attainable, they have to be relevant, and they should be time bound. And in a summarized manner, if you want to say, specific means they should clearly mention the expected behavior. Measurable means they should be assessed in the form of achievement. Attainable means they should be realistic in a given instructional context, and relevant means they should be aligned with the broader educational goals, and time bound means the outcome should be achieved specifically in a set time frame. तो हम इसको बहुत ही सरल तरीके से ये कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली अनुदेशात्मक उद्देश्य सटीक होना चाहिए, मापनीय होना चाहिए, प्राप्य होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए और निश्चित निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाने वाला होना चाहिए। इसी तरह से कुछ सामान्य गड़बड़ियां या सामान्य नकारात्मक चीजें हैं जो कि किसी भी अनुदेशात्मक उद्देश्य लेखन के लिए समस्यात्मक हो सकती हैं। उनको हम पॉइंट नंबर 6 के रूप में कह सकते हैं। दे कैन बी टर्म्ड एज कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड। इट मीन्स while writing instructional objectives, these are certain points which are to be avoided by the teacher. They should not be vague. We should avoid vagueness. We should not use terms like understand, learn or know, because they are vague while making measurements. They should not be overloaded. Means too many objectives per lesson should not be specified so that they are not realistically available. And unmeasurable outcome should not be mentioned. You should ensure that every mentioned objective can be assessed through observable behaviors. Then certain domains have to be neglected sometimes, certain domains have to be included sometimes. So balance of different domains should be there. In general, certain domains which are effective in nature, like measurement of attitudes, measurement of skills based on psychomotor domain, they are tough to measure in general in a short period in a classroom. So they should not be specified in such a manner that they are not measurable. So it is better sometimes to drop some of them if they cannot be measured. Then context has not to be ignored. Failing to link to learners' prior knowledge is a very difficult situation. So if an instructional objective is not able to link to the prior knowledge of the learner, then that is not appropriate objective. हम स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि उद्देश्य लेखन में जो लेखन है उसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लोडिंग नहीं होनी चाहिए और सभी उद्देश्य मापन योग्य होने चाहिए। भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के कुछ ऐसे पक्ष जिनका हम मापन नहीं कर सकते हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए एवं विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए या उनसे बचने के लिए हम एक मॉडल का उपयोग करते हैं जिसे ABCD मॉडल के रूप में लिखा जाता है। ए का तात्पर्य यहाँ पे ऑडियंस से है। ए का तात्पर्य यहाँ ऑडियंस मीन्स स्टूडेंट से है या लर्नर से है। जैसे हम लिखते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू डू समथिंग। देन बी इज रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्ट terms, certain behaviors which are observable, certain actions which are observable, like the student will be able to analyze, student will be able to construct, have to be used. Then
C part of this model is condition, means condition should be specified, like given a diagram or given a case study, student will be able to label, student will be able to analyze such that. Similarly, the D point in the sequence in this model and this last point of this model is that is related with the degree of performance or degree of standard which has to be ensured. Results with 90% accuracy. This indicates the particular degree with which the work has to be performed. So, while writing instructional objectives, ABCD model of writing objectives is in fact very useful model. Now, coming to the end part, that is the conclusion. Certain points have to be taken care. Like number one, well crafted instructional objectives are foundational to effective teaching and learning. They provide direction, facilitate assessment, and enhance educational outcomes. Applying the characteristics discussed ensures objectives that they are clear, measurable and impactful. समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि अच्छी तरह से बनाए गए अनुदेशात्मक उद्देश्य मूल रूप से शिक्षण एवं अधिगम दोनों को प्रभावी बनाते हैं। वह दिशा प्रदान करते हैं, आकलन करने में सुगमता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वह शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुगम मार्ग बनाते हैं। हम यदि विभिन्न प्रकार के लक्षणों को जिन्हें इस लेक्चर में बताया गया है, अगर उनको संज्ञान में लाते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हम स्पष्ट, मापने योग्य और प्रभावी अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण कर सकते हैं। अब बताए गए बिंदुओं के आधार पर आप स्वयं चिंतन मनन कर सकते हैं। You can reflect on different issues which have been reflected in this particular lecture. Thank you.